ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज पार्ट 7 सॉल्व करेंगे। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए www.globaliti.org पे जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य होता है। इसमें दिया है ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर का कार्य पूछ रहा है। ऑप्शन ए दिया है टैंक में आर्द्रता प्रवाह को रोकना, दूसरा दिया है टैंक में वायु प्रवाह को रोकना, सी दिया है टैंक में तेल के फैलाव तथा संकुचन को नियंत्रित करना, डी दिया है शक्ति गुणांक को सुधारना। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में जो कंजर्वेटर होता है उसका कार्य क्या होता है, टैंक में तेल के फैलाव तथा संकुचन को नियंत्रित करना। जान लेते हैं कैसे करता है ये। देखिए ट्रांसफार्मर में नीचे क्या होता है, टैंक, बड़ा सा टैंक रहेगा, इसको बोलेंगे टैंक, ठीक। और इसी के ऊपर देखेंगे कंजर्वेटर लगा हुआ होता है, इसमें भी ऑयल भरा हुआ होता है, ठीक, लेकिन टैंक की तुलना में इसमें कम रहता है और ऐसे एक पाइप से जुड़ा रहता है। तो जब ये ऑयल टैंक का गर्म होता है और कुछ इसमें भी भरा होता है कंजर्वेटर में, गर्म होकर ऑयल फैलता है तो फैलेगा कि तो ऊपर की साइड जाता है कंजर्वेटर में, तो कंजर्वेटर में कुछ गैप रहता है तो उसमें ऊपर की साइड ऑयल भर जाता है। और जब हमारा ट्रांसफार्मर ठंडा होगा तो ऊपर से ऑयल कंजर्वेटर से फिर कंजर्वेटर से फिर टैंक के साइड आ जाता है। अर्थात कंजर्वेटर का कार्य क्या कार्य हुआ, टैंक में तेल के फैलाव तथा संकुचन को कंट्रोल करता है। जब गर्म होगा तो उसमें कंजर्वेटर में तेल चला जाएगा, ठंडा होगा फिर आ जाएगा नीचे, ठीक। अब देख लेते हैं कि टैंक में आर्द्रता के प्रवाह को रोकना, इसका कौन सा रोकता है, ब्रीदर क्या करता है, ब्रीदर रहता है। आर्द्रता नमी, नमी के रोकने के लिए क्या होता है, सिलिका, सिलिका जेल भरा हुआ होता है, ठीक। और इसके बाद ट्रांसफा शक्ति गुणांक सुधारने के लिए क्या होता है, कैपेसिटर लगा हुआ होता है। क्या होता है, कैपेसिटर, कैपेसिटर। तो हमारा यहाँ जो पूछा था, यहाँ पूछा था कि हमारे जो कंजर्वेटर का कार्य क्या है ट्रांसफार्मर में, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, टैंक में तेल का फैलाव तथा संकुचन को नियंत्रित करना। 126 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त दो ट्रांसफार्मरों के समांतर कार्य करने के लिए आवश्यक नहीं है, पूछ रहा है, मतलब जरूरी नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन ए दिया है प्रतिशत प्रतिबाधा समतुल्य होना चाहिए, जो परसेंटेज इम्पीडेंस होना चाहिए वो समतुल्य होना चाहिए, दोनों द्वितीयक सेकेंडरी की ध्रुवता समतुल्य होना चाहिए, ये भी सही है। विभव की रेटिंग समतुल्य होना चाहिए, दोनों एक विभव की होना चाहिए, समान विभव के, ठीक। केवीए रेटिंग समतुल्य होना चाहिए, ये नहीं, ये नहीं। अर्थात देखिए ट्रांसफार्मर को अगर हमको समांतर में प्रचालन करना है तो ये जरूरी नहीं है कि 10 केवीए अगर एक ट्रांसफार्मर है तो दूसरा भी 10 केवीए का है, ये जरूरी नहीं, ये 100 का भी हो सकता है, 1000 का भी हो सकता है, ठीक। तो क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा आवश्यक नहीं है, तो केवीए रेटिंग जरूरी नहीं है कि दोनों बराबर हों, ठीक। बाकी ये सभी जरूरी है, प्रतिशत इम्पीडेंस बराबर होना चाहिए, दोनों की सेकेंडरी समतुल्य होना चाहिए, विभव की रेटिंग समतुल्य होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में जो पूछा था कि कौन सा नहीं है, तो हमारा केवीए रेटिंग समतुल्य होना ये जरूरी नहीं है, ठीक। ऑप्शन 127 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है एक स्टार स्टार संयोजित थ्री फेज ट्रांसफार्मर में फेज शिफ्ट होता है अगर दोनों, मतलब कर रहा है वाई, ये कह रहा है कि एक स्टार 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 ट्रांसफार्मर में, अर्थात वाई 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 जीरो बराबर कितना होगा, 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक स्टार स्टार, दोनों स्टार में पूछा है, ठीक। अगर दोनों स्टार में हो या दोनों डेल्टा में, ठीक, तो दोनों, जैसे डी डी जीरो अगर पूछता तो भी जीरो है। अगर मान लीजिए दिया है स्टार स्टार वन, ठीक, तो इसमें हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री, वो भी एक से चालू हो रहा है तो माइनस लगेगा, ठीक। अगर यहीं दे देता डी डी वन तो -30 डिग्री, अगर यहीं दे दे वाई वाई डबल वन, ठीक, तो हो जाएगा +30 डिग्री, क्या होगा, +30 डिग्री। या तो डी
D11 कर दे, D11 तब भी हो जाएगा प्लस 30 डिग्री। ये याद रखिएगा। इसको याद करने का तरीका क्या है, देखिए अगर y 0 या d 0 है, अर्थात घड़ी की सुई 0 से स्टार्ट है, 12 पे है मतलब 0, ठीक, यहाँ है दोनों। अब अगर ये दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा अगर एक हमारी घड़ी की सुई है 0 पे और दूसरा है 1 पे, अगर हम 1 से काम करना चालू करें, अर्थात 1 बजे से जब काम करेंगे तो 30 डिग्री घट जाता है इसमें, तो होगा -30। अगर यहीं हम 11 बजे से ही काम करना चालू कर दें, ऐसे चलेंगे तो +30 हो जाएगा। ठीक, याद करने का ये तरीका, शॉर्टकट मेथड। क्या, y1 अगर 1 बजे से करेंगे तो -30 डिग्री, अगर 11 बजे से ही चालू कर देंगे तो +30 जुड़ जाएगा। ठीक, इसमें देखिए +30 है तो इसमें क्या हो सकता है, y11 या d11। तो लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कि दोनों स्टार में है, तो y0 दोनों एक ही पे है तो कितना होगा, 0 डिग्री का अंतर होगा। फेज, 3 फेज ट्रांसफार्मर फेज शिफ्ट पूछ रहा है, जब दोनों सेम पे हैं तो 0 डिग्री होगा। 128 का ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, ट्रांसफार्मर में कौन सा रसायन ब्रीदर के रूप में उपयोग होता है। तो जो ट्रांसफार्मर में ब्रीदर होता है उसका कार्य क्या होता है, ब्रीदर का कार्य होता है कि ये जो होता है नमी, ट्रांसफार्मर में देखते हैं हम लोग ऐसे टैंक रहता है, ऊपर कंजर्वेटर होता है, ठीक, जब आयल गर्म होता है तो फैलता है, और जब ट्रांसफार्मर ठंडा हो जाता है तो जब ठंडा हो जाएगा फिर इसमें क्या होगा, तेल नीचे की तरफ आएगा, जब नीचे की तरफ आएगा तो बाहर की नमी को सोखता है, यहाँ लगा होता है ब्रीदर, ब्रीदर में भरा होता है सिलिका जेल। सिलिका क्या जेल क्या करेगा, जब इधर से हवा जाएगी, ठीक, तो नमी होती है हवा में, तो सिलिका जेल नमी को सोखता है जिससे नमी अंदर न जाए ट्रांसफार्मर के आयल में। अगर आयल में नमी हो जाएगी तो हमारा आयल खराब हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक, उसी को बचाने के लिए हम लोग ब्रीदर लगाते हैं। ब्रीदर में क्या होता है, सिलिका जेल भरा होता है। तो ये पूछा था क्वेश्चन में, ट्रांसफार्मर में ब्रीदर के रूप में किसका उपयोग होता है, सिलिका सैंड, सिलिका जेल, एस्बेस्टॉस तंतु, सोडियम क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सिलिका जेल का इस्तेमाल करते हैं। सिलिका जेल कैसा होता है, सिलिका जेल हमारा शुष्क अवस्था में जब सही रहेगा, ठीक ऐसे रहेगा, टुकड़ों के रूप में, कंकड़ के रूप में, वो भी हमारा नीला कलर का होता है। किस कलर का, नीला। अगर हमारा जब सिलिका जेल अच्छा रहेगा तो नीला रहेगा, और जब ज़्यादा नमी सोख लेगा तो सिलिका जेल का रंग किस कलर का हो जाता है, सिलिका जेल गुलाबी कलर का हो जाता है। ठीक है, गुलाबी, याद रखिएगा। क्वेश्चन में पूछता है कि सही अवस्था में सिलिका जेल कैसा रहेगा, नीला, और जब खराब हो जाएगा तो गुलाबी हो जाता है। ठीक, ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, नमी को सोखने के लिए। ठीक, किसमें, ब्रीदर में लगा हुआ होता है। 129 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, एक ट्रांसफार्मर का द्वितीय कुंडलन का प्रतिरोध R2 है, अर्थात एक ट्रांसफार्मर है, ठीक, उसका मान लीजिए ट्रांसफार्मर बना हुआ है, कलर चेंज कर ले रहे हैं, कलर दिखाई नहीं दे रहा होगा सही। ये मान लीजिए ट्रांसफार्मर है, ठीक, ट्रांसफार्मर है, इसका प्राइमरी कुंडलन और इधर एक है ट्रांसफार्मर, ठीक, इसका सेकेंडरी कुंडलन। अब इसका RS सेकेंडरी, RP प्राइमरी रेजिस्टेंस है, ठीक, और इसके बाद क्या कर रहा है, उसका परिवर्तन अनुपात K है, द्वितीय कुंडलन का प्राथमिक की ओर तुल्य प्रतिरोध। ये जो द्वितीय बाइंडिंग है, इसका जो प्रतिरोध है प्राथमिक की ओर कितना होगा, ठीक, यही पूछ रहा है। तो दिया क्या है, दिया है के मतलब परिवर्तन अनुपात, अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक, क्या दिया है, ट्रांसफार्मर रेशियो, ट्रांसफार्मर रेशियो के बराबर क्या होता है जानते हैं, के बराबर होता है हमारा I1/I2। के बराबर क्या होगा, देखिए के बराबर I1/I2, या तो हमारा हो जाएगा N2/N1, या तो हो जाएगा हमारा V2/V1।
इसमें एक बात याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, के को ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या तो परिवर्तन अनुपात। ये भी क्वेश्चन में पूछता है कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का फार्मूला क्या होता है। दे देगा N2/N1, N1/N2, तो हमारा क्या होगा N2/N1। या तो अगर दिया रहेगा हमारा I1/I2, ठीक, तो उसको मारेंगे, या तो V2/V1। अब क्वेश्चन में पूछा था कि जो सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस है उसका परिवर्तन अगर अनुपात ट्रांसफार्मर रेशियो के है तो प्राथमिक की ओर तुल्य रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक, तो हमारा जानते हैं इसको निकालने का तरीका क्या है। I1 मतलब IP/IP² बराबर IS स्क्वायर आर, अर्थात प्राइमरी साइड का पावर जो लॉस है सेकेंडरी साइड। ठीक, तो अब देखिए ये प्राइमरी साइड है, आरपी बराबर क्या हो जाएगा IS/IP का होल स्क्वायर इंटू आर, मतलब RS सेकेंडरी हो गया। तो आई सेकेंडरी अपान एस मतलब के बराबर क्या होता है, प्राइमरी बटे सेकेंडरी होता है, यहाँ उल्टा है, तो ये हो जाएगा RS/K बटे में के हो जाएगा। ठीक, अर्थात हमारा फार्मूला निकला क्या, RS/K का स्क्वायर, ये स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे। ठीक, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या, अगर किसी ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी रेजिस्टेंस RS है और ट्रांसफार्मर रेशियो K है तो प्राइमरी की ओर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तुल्य प्रतिरोध बराबर RS/K²। ठीक, 130 का डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, एक ट्रांसफार्मर की कौन सी जांच उसकी नियमन मतलब रेगुलेशन, इफिशियंसी और तापमान की जानकारी देता है। ऑप्शन ए दिया है खुला परिपथ जांच, बी दिया है बैक टू बैक, सी दिया है हाफकिंसन टेस्ट, डी दिया है लघु परिपथ जांच। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा ट्रांसफार्मर का टेस्ट है जिससे वोल्टेज रेगुलेशन, दक्षता और तापमान की जानकारी मिलता है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैक टू बैक के द्वारा हम ये सभी चीज़ें ज्ञात करते हैं। ठीक, और इसमें देख लेते हैं ऑप्शन और दिया क्या कर रहा है, खुला परिपथ के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, आयरन लॉस प्राप्त करते हैं। ठीक, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा कॉपर लॉस कॉपर लॉस बराबर क्या होता है I²R। कॉपर लॉस क्या करता है, लोड पे डिपेंड करता है। आयरन लॉस इसको बोलते हैं कोर लॉस भी, क्या बोलते हैं, कोर लॉस। इसमें कौन कौन से लॉसेस आते हैं, एक आता है हिस्टेरिसिस, क्या बोलते हैं हिस्टेरिसिस हिस्टेरिसिस लॉस, दूसरा होता है एडी करंट लॉस। ठीक, कोर लॉस में दो लॉस आते हैं, हिस्टेरिसिस और एडी करंट। कोर लॉस को बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट लॉस। ठीक, कॉपर लॉस को वेरिएबल लॉस, क्योंकि कॉपर लॉस क्या होता है, करंट के बदलने पे बदलता है, लोड के बदलने पे बदलता है, इसीलिए हम लोग। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में पूछा था कि किससे हम लोग इफिशियंसी, दक्षता, तापमान ज्ञात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, 131 का बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है 132, ट्रांसफार्मर की कोर बनाने में पदार्थ का उपयोग किया जाता है। जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है ऐसे देखिए बना हुआ होता है, इस पे इधर प्राइमरी वाइंडिंग होती है, इधर सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ठीक, इसको बोलते हैं कोर। कोर क्या किस पदार्थ का बना होता है वही पूछ रहा है, कास्ट आयरन, हाई कार्बन स्टील, हाई सिलिकॉन स्टील, माइल्ड स्टील। तो हम लोग जानते हैं जो कोर बनाया जाता है वो किसका होता है, कोर होता है हमारा हाई सिलिकॉन स्टील। कोर में क्या होगा, सिलिकॉन मिला हुआ होता है, सिलिकॉन SI कितना परसेंट मिला होता है, 0.5 से लेकर 5% तक मिलाया जाता है। ठीक, और बाकी आयरन रहता है। तो हाई सिलिकॉन स्टील का कोर हमारा बनाया जाता है। और ये जो कोर होता है वो पत्ती नुमा होता है, कैसा होता है, पत्ती नुमा, ऐसे बना हुआ होता है, पत्ती पत्ती से। पत्ती का क्यों बनाया जाता है, पत्ती को बना के उसको लेमिनेटेड किया जाता है। लेमिनेटेड क्यों किया जाता है, एडी करंट के कारण जो लॉसेस होती है, एडी करंट लॉसेस, उसी को
उसी को क्या करेंगे, कम करने के लिए, कम करने के लिए। कोई पूछे पत्ती के रूप में बना के लेमिनेटेड क्यों किया जाता है, तो लेमिनेटेड इसलिए किया जाता है जैसे एडी करंट कम, एडी करंट जो लॉस हो वो कम प्राप्त हो, ठीक, लॉसेस कम हो, इफिशियंसी अच्छी हो। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछा था कोर किस पदार्थ का बना हुआ होता है, हाई सिलिकॉन, सिलिकॉन स्टील का, ठीक। 132 का सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 133, ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल, मतलब पूछ रहा है केवल बाइंडिंग होती है कितनी, 1 2 3 4। तो जब भी ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करें तो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक बाइंडिंग होती है, ठीक, केवल एक बाइंडिंग इस्तेमाल होती है ऑटो ट्रांसफार्मर में, ठीक। ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज कहाँ किया जाता है, ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज बूस्टर, बूस्टर के रूप में, बूस्टर के रूप में किया जाता है, ठीक। ये भी पूछता है कि ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज कहाँ किया जाता है, बूस्टर के रूप में किया जाता है, या तो प्रेरण मोटर में को चलाने के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के, स्टार्टर, स्टार्टर के रूप में, ठीक, या तो स्टार्टर के रूप में या तो बूस्टर के रूप में ऑटो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक बाइंडिंग होती है। 133 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है 134, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर के तेल का कार्य नहीं है, अर्थात ट्रांसफार्मर में जो तेल भरा हुआ होता है पूछ रहा है उसका क्या कार्य नहीं है। प्राथमिक कुंडलन का शीतलन, मतलब जो प्राथमिक कुंडली है प्राइमरी साइड की उसको ठंडा करता है, ये सही है। और द्वितीय कुंडलन का शीतलन, ये भी द्वितीय कुंडलन को भी ठंडा करता है। अतिरिक्त कुचालक प्रदान करता है, इंसुलेटर के रूप में भी कार्य करता है, लेकिन हमारा प्रेरण युग्मन प्रदान नहीं करता, ठीक, ये प्रदान नहीं करता। और क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि तेल का क्या कार्य नहीं है, प्रेरण युग्मन प्रदान नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक। लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी, और प्राइमरी सेकेंडरी दोनों को ठंडा करता है। टैंक में तेल रहता है, इसी में बाइंडिंग रहती है, दोनों ठंडा होता है। और कुचालक इंसुलेटर का भी कार्य करता है, ठीक। वो जो आयल होता है विद्युत का क्या होता है, कुचालक, कुचालक ये पूछता है। लेकिन उष्मा का अगर पूछे, उष्मा का तो चालक, विद्युत का कुचालक जो आयल भरा हुआ होता है, लेकिन उष्मा का चालक के रूप में होता है, अर्थात उष्मा को अंदर से बाहर आने देता है, ठीक। 134 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, ट्रांसफार्मर में लौह हानि पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए कोर में, कुंडलन में, कुचालक तेल में, मुख्य टैंक में। तो जो ट्रांसफार्मर में हमारा लौह हानि पाई जाती है वो किसमें होता है, कोर में। किसमें, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, कोर में। कोर में कौन कौन सी हानियां होती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आयरन लॉस, क्या, आयरन लॉस, ठीक। इसमें होती है एक हिस्टेरिसिस, हिस्टेरिसिस, दूसरा एडी करंट, एडी करंट, करंट लॉस, एडी करंट लॉस, ठीक। दो प्रकार की हानियां पाई जाती हैं। हिस्टेरिसिस लॉस कब होता है, जब कोर हमारा चुंबकित, चुंबकित या तो विचुंबकित, मतलब एक बार चुंबकित हो एक बार फिर विचुंबकित हो जाए, विचुंबकित, ठीक। और दूसरा इसी में जो चुंबकित विचुंबकी होता है उसमें क्या होता है, उष्मा उत्पन्न होता है, उष्मा। उसी लॉसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस। और एडी करंट लॉस कब होता है, जब कोर में करंट प्रवाहित होती है, एडी करंट प्रवाहित होती है, जिसके कारण जो लॉसेस होता है उसको बोलते हैं हिस्टेरिसिस, एडी करंट लॉस। क्या होता है, करंट के कारण जो लॉसेस होता है एडी करंट के कारण उसको बोलते हैं एडी करंट लॉस। तो एडी करंट लॉसेस को कैसे कम करते हैं, लेमिनेटेड करके। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ट्रांसफार्मर में लौह हानि पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, कोर में। किसमें, कोर में। 135 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है एक ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीय कुंडली के बीच में प्रतिरोध होता है, अर्थात जो ट्रांसफार्मर का कोर होगा, ठीक, यहाँ प्राथमिक बाइंडिंग हो गई, यहाँ द्वितीयक,
और दोनों के बीच में प्रतिरोध कितना होता है पूछ रहा है। शून्य, बहुत कम, अनंत, अंदाजा नहीं लग सकता। तो हम लोग जानते हैं कि जो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और ये प्राइमरी है, प्राइमरी और सेकेंडरी, सेकेंडरी के बीच में कोई तो इलेक्ट्रिकल रूप से जुड़ा नहीं है, ठीक, विद्युत रूप से ये दोनों कॉइल जुड़ी नहीं है, ठीक, अर्थात दोनों एक दूसरे से अलग हैं। तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, अनंत होगा। क्या होगा, अनंत। प्राथमिक और द्वितीयक के बीच का जो प्रतिरोध होता है कॉइल का, वो क्या होता है, अनंत होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 136 का। और ट्रांसफार्मर हमारा एसी पे कार्य करता है, किस पे, एसी पे। और ट्रांसफार्मर किस पे कार्य करता है, एसी पे, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं। एक ट्रांसफार्मर में लौ हानि 400 वाट है और जब ट्रांसफार्मर अपनी उच्चतम दक्षता पर कार्य कर रहा है तब उसकी ताम्र हानियाँ क्या होगी। अर्थात पूछ रहा है जब ट्रांसफार्मर का मैक्सिमम मैक्सिमम मतलब ट्रांसफार्मर लौ हानि कितना है, आयरन लॉस दिया है 400 वाट, ठीक। और मैक्सिमम इफिशियंसी पर पूछ रहा है, मैक्सिमम इफिशियंसी पे, इफिशियंसी, ठीक, मैक्सिमम इफिशियंसी पे आयरन लॉस 400 वाट है और तब उसकी ताम्र हानि पूछ रहा है कितना होगा। ऑप्शन ए दिया है 1600, बी दिया है 400, सी दिया है 200, डी दिया है 100। बताइए आप लोग। तो जब भी क्वेश्चन कहे उच्चतम दक्षता पर अगर ट्रांसफार्मर हमारा कार्य कर रहा है तो उस टाइम होता है लौह हानि बराबर कापर, कापर हानि। तो हमको क्या दिया है, लौ हानि बराबर कितना दिया है 400, ठीक। तो लौ हानि बराबर क्या है, कापर हानि। और कापर हानि को पूछ रहा है तो कापर हानि कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 400 वाट। जब हमारा ट्रांसफार्मर मैक्सिमम इफिशियंसी पे कार्य करता है तो लौ हानि बराबर जितना लौ हानि होगा उतना ही कापर हानि होता है, ठीक। और अगर यही पूछता कि डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण, वितरण ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी, इफिशियंसी कितनी होती है, तो हमारा 50% होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम इफिशियंसी कितनी होती है, 50%। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएल में, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हमारा एक वितरण ट्रांसफार्मर होता है, अर्थात जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वो कैसा होता है। ऑप्शन ए दिया है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, बी दिया है स्टेप डाउन, सी दिया है करंट, डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करिए। तो जो वितरण ट्रांसफार्मर होता है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक। जैसे क्या होता है देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या करता है, इधर से 11 किलो वोल्ट की लाइन आ रही है, इधर ये करेगा कितना, हमारा कर देगा 440, 440 वोल्ट। यहाँ किलो वोल्ट है, यहाँ वोल्ट, अर्थात वोल्टेज को क्या कर रहा है, घटा रहा है, जिसको बोलते हैं स्टेप डाउन। स्टेप डाउन में क्या होता है, N1 का जो टर्न है N2 से ज़्यादा होता है, ठीक। अर्थात इसको ऐसे बोलेंगे कि प्राइमरी साइड का नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी साइड से ज़्यादा होता है स्टेप डाउन में, ठीक है। एक वितरण ट्रांसफार्मर जो होता है क्या होता है, स्टेप डाउन होता है। चलिए 138 का विषय जगह नेक्स्ट देखते हैं। 139 किसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर का फेरा अनुपात 10 है, यदि इनपुट आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो हम लोग ये पूछ रहा है कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर जो हमारा ट्रांसफार्मर है पहला चीज़ वो एसी सप्लाई पे कार्य करता है, ठीक। एसी पे प्राइमरी वाइंडिंग इधर हो गई, सेकेंडरी वाइंडिंग इधर हो गई। अब दूसरा चीज़ क्या कर रहा है, हमको टर्न फेरा अनुपात दिया है, ये हमको क्वेश्चन में फंसाने के लिए दिया है। अगर हमको ये फ्रीक्वेंसी इधर 50 हर्ट्ज है तो सेकेंडरी साइड भी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी। ऑप्शन नंबर सी सही है। जो हमारे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड फ्रीक्वेंसी होती है वही फ्रीक्वेंसी हमारी सेकेंडरी साइड भी प्राप्त होती है, ठीक। तो फेरा अनुपात दे दिया है 10, तो उसको पढ़ के आप लोग
मतलब कंफ्यूज मत होइए। फ्रीक्वेंसी हमेशा ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों बराबर होती है, याद रखिएगा। ठीक, 139 का सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्रतिशत हानि होती है। आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है। अगर आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है तो हमारा उसमें किसी प्रकार की हानि नहीं होगी, अर्थात 0%। न तो उसमें कॉपर हानि होगी, न तो आयरन। ठीक है, आइडियल मतलब एकदम प्योर, मतलब 0% लॉसेस। ठीक है, आइडियल बोल दिया है यहाँ। आदर्श ट्रांसफार्मर में किसी प्रतिशत हानि कितनी होती है? 0%। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से कौन ट्रांसफार्मर स्थापित करने का एक भाग नहीं है? अर्थात ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो कौन सा ट्रांसफार्मर स्थापित करने का एक भाग नहीं, कंजर्वेटर, ब्रीदर, बुकोज, रिले, एक्साइटर। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर भी होता है, ब्रीदर भी होता है, बुकोज, रिले भी होता है, लेकिन एक्साइटर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देख लेते हैं कि देखिए ये हमारा अगर टैंक हो गया, मान लेते हैं ट्रांसफार्मर का मेन टैंक। ठीक, तो इसके ऊपर लगता है क्या? कंजर्वेटर। इसमें भी आयल रहता है। अब इसी में से हमारा इसे बना हुआ होता है क्या? ब्रीदर, जिसको बोलते हैं क्या? ब्रीदर। ब्रीदर इसको बोलते हैं। इसी में सिलिका जेल भरा हुआ होता है, ये नमी को शोषित करता है, सिलिका जेल। इसको बोलते हैं कंजर्वेटर। ठीक, और इसी के बीच में ऐसे आया हुआ, इसको अलग 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 कलर ले रहे हैं। यहाँ पे हमारा होता है क्या? बुकोज रिले। क्या होता है? बुकोज रिले लगा हुआ होता है। ठीक, अर्थात कंजर्वेटर भी है, बुकोज रिले भी है, ब्रीदर भी है, लेकिन एक्साइटर ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, ट्रांसफार्मर 50 केवीए के नीचे के छोटे ट्रांसफार्मर में कैसा शीतलन प्रयुक्त होता है? वायु शीतलन, आयल शीतलन, जल शीतलन, CO2 शीतलन। तो हमारा पूछ रहा है कि जो 50 केवीए का ट्रांसफार्मर होता है, इसमें कौन से प्रकार का शीतलन? ये जनरली 500 केवीए तक क्या करेंगे? वायु, क्या करेंगे? वायु शीतलन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बड़े ट्रांसफार्मर को आयल और जल द्वारा ठंडा किया जाता है, लेकिन जनरली छोटे ट्रांसफार्मर को वायु शीतलन द्वारा ठंडा किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। 142 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 क्या कह रहा है? 3 प्रावस्था वाले एक तेल शीतलित प्रशीतित शक्ति ट्रांसफार्मर में उपकरण संरक्षक, आर्द्रता अवशोषक, विस्फोटक निकास मार्ग, बुकोज रिले उपकरण है, चुंबकीय उपकरण है, रक्षात्मक है, उष्मीकरण है, रासायनिक है। तो आप लोग बताइए इसमें ऑप्शन कौन सही होगा? क्वेश्चन का अर्थ समझिए क्या कह रहा है। 3 प्रावस्था वाले अर्थात जो पावर ट्रांसफार्मर में उपकरण मतलब संरक्षक उपकरण जो लगा हुआ होता है, जो नमी को अवशोषित करता है या तो विस्फोटक मार्ग प्रदान करता है। जब टैंक में गैस भर जाएगी तो इसको वेंट, यहाँ जो लगा हुआ होता है वेंट, इससे गैस को निकालता है। और भूखोज रिले जो लगा हुआ होता है कंजर्वेटर के बीच में, ये सब क्या करते हैं? ट्रांसफार्मर को क्या करते हैं? सुरक्षा देते हैं। जैसे बुकोज रिले क्या है? ट्रांसफार्मर के अंदर कोई फॉल्ट आएगा तो क्या करेगा? अलार्म देके ट्रांसफार्मर को बंद कर देगा, जिससे ट्रांसफार्मर हमारा जलने या फटने से बच जाता है। या तो ब्रीदर क्या करता है? नमी को अवशोषित करता है। हवा में जो नमी होती है तो उससे क्या होगा? ट्रांसफार्मर की जो आयल होता है खराब होने से बचता है। ठीक, तो ये सब हमारे जो उपकरण हैं किस प्रकार के हैं? रक्षात्मक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ट्रांसफार्मर की जो रक्षा या सुरक्षा कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, एक ट्रांसफार्मर की नो लोड स्थिति में यदि ट्रांसफार्मर की कुंडली का कोई प्रतिरोध न हो तो आयरन लॉस 400 वाट मिलता है। ट्रांसफार्मर में कुल क्षय क्या होगा? ऑप्शन दिया है 200 वाट,
बी दिया 400, सी दिया 600, डी दिया 1600। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए क्या करा है। क्वेश्चन करा है जब हमारा ट्रांसफार्मर जो है नो लोड पे है, अर्थात सेकेंडरी साइड कोई लोड लगा हुआ नहीं है, तब हमारा जो है आयरन लॉस दिया है। आयरन लॉस बराबर कितना है 400 वाट, और पूछ रहा है कि टोटल लॉसेस कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में दो लॉसेस होता है, एक होता है आयरन, दूसरा होता है कॉपर। क्या होता है? कॉपर। तो आयरन लॉस कब होगा? जब आयरन लॉस हमेशा होगा, ठीक। और कॉपर लॉस जब लोड होगा, अर्थात करंट बहेगी, तभी आयरन लॉस होगा। तो सर्किट जब ओपन है, अर्थात नो लोड पे है, बिना लोड का है, तो कॉपर लॉस नहीं होगा, उसमें केवल आयरन लॉस होगा। अर्थात टोटल लॉस क्या होगा? आयरन लॉस बराबर 400। क्वेश्चन को समझा करिए एकदम ध्यान से कि नो लोड की बात कर रहा है। नो लोड स्थिति में ट्रांसफार्मर में केवल आयरन लॉस होता है, ठीक, जो कि 400 दिया है, तो 400 हमारा टोटल लॉस होगा। 144 का बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 145। ट्रांसफार्मर में पूर्ण भारी तांबे का नुकसान, मतलब कॉपर लॉस दिया है फुल लोड पे 1600 वाट है। अर्धभारित तांबे का नुकसान अगर दिया, देखिए फुल लोड पे आई स्क्वायर आर बराबर कितना है 1600 बता रहा है, कितना 1600 वाट। और हाफ लोड पे पूछ रहा है, अर्थात जब फुल लोड पे करंट आई प्रवाहित हो रहा है तो लॉसेस आई स्क्वायर है, और जब आधा करंट प्रवाहित होगा अर्थात I/2, हाफ लोड पे पूछ रहा है तो आधा करंट प्रवाहित होगा, I/2 का स्क्वायर बराबर कितना होगा, इसको निकालेंगे तो आई स्क्वायर आर बटे 4 हो जाएगा। तो आई स्क्वायर आर बराबर 1600 है, कितना 1600 बटे 4 बराबर 400, कितना हो जाएगा 400 वाट। आधा लोड पे क्या होगा? आधा लोड पर, अर्धभारित पर, ठीक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 145 का ऑप्शन नंबर डी। जब भी आधा लोड पूछे तो फुल लोड करंट का हाफ कर देंगे, ठीक है। 1/2 करेंगे तो आई स्क्वायर आर कॉपर लॉस होता है, तो निकल जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में। धन्यवाद।